हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सेनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड शेयर की, और ये कंपनी जो है एक दवा बनाने वाली कंपनी है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके एक एक चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है और इसका प्रेजेंस कहाँ पे है और इसका कारोबार कैसे चल रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है फ़िलहाल ये मार्केट में इस समय गजब की चर्चा हो रही है और ये अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और एक एक चीज़ को हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सेनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड शेयर है, ये एक ग्लोबल कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल जो चीज़ें होती हैं उसका निर्माण करती हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी ये करती है, और ये हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा प्रेजेंस भी रखती है, और ये जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स है उसके ऑपरेशन में भी अच्छा खासा भूमिका निभाती है। और इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये फ़िलहाल 1985 में रजिस्टर्ड हुई थी। ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की बात करें तो ये फ़िलहाल 15 कंट्रीज़ में ये अपना वर्ल्ड वाइड विस्तार करे हुई है, और लगभग 400 ये प्रोडक्ट रजिस्टर करके रखी है। और ये मुख्य रूप से जेनरिक जो दवाएं हैं उसमें ये काम करती हुई नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो सेनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड शेयर है ये फ़िलहाल इसका प्रेजेंस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके की पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रोडक्ट और ब्रांड है उसमें लगभग 300 से ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है वो इसके साथ ही काम करती है। और इसमें जो टैबलेट्स है, कैप्सूल है, लिक्विड ओरल्स हैं, लिक्विड विलास है, जो अपोलो इंजेक्शंस है, डायरी वायरल इंजेक्शंस है, डायरी जो ड्राई सिरप्स है, ये सारे के सारे जो ऑइंटमेंट इनहेलर्स है इन सब में ये काम करती है। और ये जो है लगभग 65 जो प्रोडक्ट हैं वो जो कि ब्रांडेड हैं एलोपैथी में, और 32 प्रोडक्ट ये हर्बल कैटेगरी में बना के रखी हुई है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी है ये कितना ज़बरदस्त जो है दिखाई दे रही है अपने ब्रांड और अपने सेक्टर में। और चूँकि आप जानते हैं जिस हिसाब से कोरोना आया था, तो कोरोना में जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां थी उनका एक तरीके से वर्चस्व हो गया था। अगर ऐसे ही एक दो और कोरोना जैसे अगर विपत्ति आ गई तो इन सब कंपनियों में अच्छा खासा और ग्रोथ आ सकता है। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेज हो रहे हैं उसके कारण आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो बारंबारता है यानी इसकी आवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है जो कोरोना जैसे बीमारियों की, वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसी सेक्टर में ये जो सेनकॉम फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो काम करती है, और इसका भविष्य भी अच्छा खासा उज्जवल होता हुआ भी दिख सकता है। अब हम अगर बात करें यहाँ इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, ये जो कंपनी है ये जो फर्टिलाइजेशन एक्सपोर्ट भी करती है, और लगभग 2 करोड़ पर एनम के हिसाब से ये प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ड्राई पोर्ट्स है और जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी है वो कितनी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके बिजनेस डिवीज़न की, तो ये क्रेटस जो लाइफ केयर है उसमें काम करती है, क्रेटस न्यूट्रिशन में काम करती है, और क्रेटस जो है इवॉल्व में भी ये काम करती है। जो लाइफ केयर है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो मेन रूप से जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पे ये आधारित है क्रेटस लाइफ केयर, जबकि क्रेटस जो न्यूट्रिशन है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और ये नेचुरल जो मेडिसिन्स हैं उसके ऊपर ये काम करती है, और ये डोमेस्टिक के साथ साथ वर्ल्ड में भी इसका विस्तार करती जा रही है। और ये जो क्रेटस जो इवॉल्व है इसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उसका जो दवा बनती है उसमें मेन रूप से मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हैं उसमें ये काम करती है, और वुमेन हेल्थ पे ये मुख्य रूप से ये ध्यान देती है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके ग्लोबल प्रेजेंस की, तो ये 15 टोटल कंट्रीज़ में फ़िलहाल ये अपना वर्ल्ड वाइड फैलाए हुए अपने बिजनेस को, और लगभग 400 प्रोडक्ट को ये फ़िलहाल रजिस्टर्ड करके रखी हुई है। और ये जो 400 प्रोडक्ट को ये रजिस्टर्ड करी है वो मर्चेंट एक्सपोर्ट के थ्रू ये फ़िलहाल रजिस्टर्ड करी हुई है, और ये एक्सपोर्ट जो कर रही है वो कई कमोडिटीज़ के हिसाब से एक्सपोर्ट कर रही है। और ये जो फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट हैं उसका भी ये एक्सपोर्ट करती है, जो कि दवा बनाने में ये काम होता है। और सर्जिकल प्रोडक्ट के साथ साथ ये एग्रो और कन्फेक्शनरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी ये फ़िलहाल एक्सपोर्ट कर रही है। राइस के साथ साथ वीट फ्लोर जो
पीस है, सोया डीओसी है, बिस्किट है, कैंडल्स है, अदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसका भी फ़िलहाल ये एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें इसका जो ज्योग्राफिकल स्प्लिट है उसकी, अर्थात ये कहाँ से कितना व्यापार करती है, तो यहाँ पे आप देख लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये जो कंपनी जो टोटल एक्सपोर्ट सेल करी थी वो लगभग 71% के आसपास ये एक्सपोर्ट सेल करी थी। और ये एक्सपोर्ट से यानी बाहर से 71% का रेवेन्यू प्राप्त करती थी, यानी सेल करी थी। और डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो टोटल इसका 29% इसका रेवेन्यू प्राप्त हुआ था डोमेस्टिक क्षेत्र से। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो मार्केट है फ़िलहाल वो वर्ल्ड में अच्छा खासा मार्केट है। लगभग 70 से 80% का जो रेवेन्यू ये प्राप्त कर रही है वो फ़िलहाल वर्ल्ड से प्राप्त कर रही है, यानी विश्व से जो जहाँ जहाँ ये कंपनी अपना विस्तार करी हुई है वहाँ से प्राप्त कर रही है। और जबकि 29% सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक से ये प्राप्त करती नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए अगर कोई भी आपदा या विपदा आती है तो उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे अपना अच्छा खासा प्रेजेंस रखी हुई है। अब हम अगर बात करें इसके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, अर्थात कहाँ से किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू प्राप्त कर रही है, तो यहाँ फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स फार्मूलेशन जो है उससे 95%, और ट्रेडिंग एंड कंपनी जो कमोडिटीज़ है उससे 1%, और रेंटिंग प्रॉपर्टी से 2% का रेवेन्यू प्राप्त कर रही है। तो अर्थात इसका जो मेन बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड फार्मूलेशन है, जहाँ से ये अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त कर रही है लगभग 95% के आसपास। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि रेवेन्यू बैकअप प्रोडक्ट वाइज, अर्थात किस प्रोडक्ट के थ्रू कितना अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त कर रही है, तो ये जो टैबलेट जो है उससे 65% रेवेन्यू प्राप्त करती है टैबलेट को बेच के। जो इंजेक्टेबल्स हैं उनको उससे को बेच के 19%, कैप्सूल से 7%, जो लिक्विड्स हैं उससे 4%, और जो ऑइंटमेंट जो होते हैं उससे 4% के आसपास ये रेवेन्यू प्राप्त कर रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्टेबल के साथ साथ जो लिक्विड्स हैं वो इसके मेन रूप से बिजनेस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि इस पे ही ये कंपनी मुख्य रूप से डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। यहीं पे अगर बात कर लें इसके भविष्य में होने वाले कुछ इसके ग्रोथ की, तो यहाँ पे अपकमिंग जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैं वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये बता रहे हैं कि ये इंक्रीज करने वाले हैं अपने ओवरऑल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको, और ये 2 से बढ़ा के 3 करोड़ ये पर एनम करने वाले हैं, जिस पे 40 करोड़ का टोटल खर्चा आना है। और ये जो खर्चा आना है उसको पूरा ये करेंगे, लगभग 16 करोड़ के आसपास ये जारी करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं ये जो कन्वर्टेबल वारंट्स हैं उसको, और ये 2 से ₹2.5 के आसपास ये जारी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो अपकमिंग जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उस पर भी अच्छा खासा ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर इसके बात कर लें सब्सिडरीज़ की, मेन रूप से 3 सब्सिडरी के माध्यम से काम करती है, जिसका नाम है सिंटेक्स फार्मा, विंसिंग बायोटेक जो इंटरनेशनल है उसके, और सैंटे जो बायोटेक है उसके माध्यम से ये काम करती है। तो ये मुख्य रूप से 3 इसके सब्सिडरीज कंपनियां हैं। तो दोस्तों हमने देखा इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल से, ये कंपनी करती क्या है और इस कंपनी का क्या है, और इसका सेगमेंट किस किस सेगमेंट में काम करती है, कौन कौन से कंट्रीज़ में काम करती है, और ये जो कंपनी काम करती है और इसका कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो फिलहाल ये इसका मार्केट कैप जो दिखाई दे रहा है वो 1170 करोड़ का दिखाई दे रहा है, अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो ये एक स्मॉल कैप के रूप में दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये पेनी शेयर से थोड़ा सा ऊपर है, और इसका मार्केट कैप लगभग 1200 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा रिस्क इसमें यही है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्मॉल कैप होती है तो उसमें जितनी तेज़ी से ये बढ़ती है, जितनी तेज़ी से रिटर्न देती है, उतनी तेज़ी से इसमें गिरावट की भी संभावना रहती है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, और पूरा डिटेल जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें इसके पी की, तो फिलहाल इसका पी लगभग 51 के आसपास दिखाई दे रहा है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो जो लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये लगभग 11 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि फ़िलहाल ये इसका ग्रोथ उतना अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम डेप्ट की बात कर लें तो 80 करोड़ का फ़िलहाल इस पर डेप्ट है, जो कि ये क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि इस छोटी सी कंपनी के पास 80 करोड़ का डेप्ट होना एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि इस पर सबसे जो अच्छी चीज़ निकल के आ रही है वो ये
इसमें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 51% के आसपास है, जो कि कहा जाता है कि 50% से ऊपर होना चाहिए, और वो 50.6% के आसपास है। जबकि पब्लिक की होल्डिंग जो इसमें दिखाई दे रही है वो लगभग 49.4% के आसपास दिखाई दे रही है। अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो ये 176 करोड़ का इसके पास रिजर्व बचा हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि ये इसका जो डेप्ट है वो 80 करोड़ का है, और उसके 2 गुना से ज़्यादा ही इसका रिजर्व है, जो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये 42% के आसपास रहा है। जबकि करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 12.40 रुपये पे फ़िलहाल ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। जबकि बुक वैल्यू की बात करें तो 2.87 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये फ़िलहाल बहुत ही अच्छे खासे महंगे वैल्यूएशन पे दिखाई दे रही है। लगभग 3 रुपये से 12 रुपये जाने का मतलब ये है कि लगभग 4 गुने पे ये अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है वर्तमान में। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 8.42% है, जो ये बता रहा है कि फ़िलहाल इसमें उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये माना जाता है कि 15% से ऊपर हो तो कंपनी का ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट का बढ़ना अच्छा माना जाता है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर जो 15% से नीचे होता है तो ये माना जाता है इसमें प्रॉफिट तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ उतना अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगभग 10% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है फ़िलहाल लगभग 8.5 के आसपास दिखाई दे रही है। तो बस यही एक कंसर्निंग पॉइंट इसमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है डेप्ट के बाद। अब हम अगर बात कर रहे हैं इंडस्ट्री पी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो इंडस्ट्री पी आपको दिखाई दे रहा है वो फ़िलहाल 32 के आसपास दिखाई दे रहा है, कि इसका जो प्लीज परसेंटेज है वो 0 है। अर्थात ये जो लगभग 50 से 51% का जो प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है उसमें कोई भी फ़िलहाल प्लीज नहीं है, एफआईआईज़ की कोई भी एंट्री नहीं है। इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो लगभग 4 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखिए अपने इंट्रेंसिक वैल्यू है जो इसका वास्तविक वैल्यू है उससे भी ज़्यादा पे लगभग 3 गुना ज़्यादा पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो 2.79 के आसपास है। बावनिक हाई और बावनिक लो की बात करें तो बावनिक लो इसका 4.55 है, और जबकि बावनिक हाई इसका 13.07 के आसपास नज़र आ रहा है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है वो अपने बावनिक हाई के आसपास ही ट्रेड करती हुई नज़र आई है। ये कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है फिलहाल, क्योंकि ये अभी मार्केट कैप है लगभग 1100 करोड़ का, और आने वाले समय में जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होगी आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये डिविडेंड भी देना शुरू कर दे। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात कर लें तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास है, जो ये बता रहा है कि इसमें कोई भी भविष्य में स्प्लिट नहीं होने वाला है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो 23 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर फिलहाल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, लगभग 0.25 के आसपास। और आपने देखा था कि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों कम है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी इसका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नेट प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है 0.25% के आसपास। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0%, और सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो फिलहाल 8.65% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका कुल मिलाकर फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो ये ओके इसका फंडामेंटल दिखाई दे रहा है, नहीं उतना बढ़िया है नहीं उतना ख़राब है। कुछ चीज़ें इसमें निगेटिव हैं, जैसे इसका डेप्ट का होना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी का इसका लगभग 10 से नीचे होना, जबकि 15 से ऊपर कहा जाता है कि सूटेबल है। साथ ही साथ इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसका भी 0.25 रुपये के आसपास होना एक थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। तो जैसे जैसे ये कंपनी आगे ग्रोथ करती जाएगी नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ अदर जो भी इसका ग्रोथ होता जाएगा जो अदर सेक्टर में, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे चीज़ें सुधरती हुई दिख सकती हैं। अगर बात करें इसके प्रोज और कॉन्स की, तो फिलहाल इसमें प्रोज तो फिलहाल कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि कॉन्स की अगर हम बात करें यानी जो कंसर्निंग पॉइंट है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू से लगभग 4.34 टाइम यानी गुना ये जो है फिलहाल महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कंपनी डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है पिछले 5 सालों में लगभग 6% के आसपास, जो कि दूसरा इसका कंसर्निंग पॉइंट है। और जो तीसरा कंसर्निंग पॉइंट है वो ये दिखा रहा है कि ये जो इसका जो रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो 11% जो है लास्ट 3 सालों में रहा है, उससे नीचे ही रहा है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है। और जो इसका इनकम रहा है अर्निंग, जिसमें अर्निंग को भी इंक्लूड किया गया है, वो लेके इसमें 14 करोड़ के 14.5 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें टोटल जो है फिलहाल 4 कंसर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं।
अब हम अगर बात करें इसके कंपटीटर की और इसके पीयर कंपैरिजन की, तो इसका जो कंपटीटर है सिनकॉम फार्मूलेशन का, वो फ़िलहाल सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि टोरेंट फार्मा है। और उसके बाद आप देखिए जो कि लगभग 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ग्लैंड फार्मा है, जनता फार्मा है, लॉरस लैब है, इरिस लाइफ साइंस है, कैप्लिन पॉइंट लैब है, जो मर्केंस फार्मा है, और 8वें नंबर पर सिनकॉम फार्मूलेशन है। तो ये अपने अच्छे खासे कंपटीटर को इसको बीट करना है, और अगर ये कंपनी ग्रोथ दिखाती जाएगी तो हो सकता है ये बीट भी कर जाए। अब हम अगर बात कर लें यहीं सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे जो सितंबर का रिजल्ट जारी हुआ है Q2 का, उसमें इसका सेल्स फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जून 2023 की तुलना में। जबकि पिछले साल सेम सितंबर में आप देख रहे हैं कि इसका जो फिलहाल सेल्स रहा था वो यहाँ पे आप देखिए जो 54 के 54.5 के आसपास रहा था, वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर पे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें लगातार जो सेल्स है, इसमें एक फ्लैट तो नज़र नहीं आ रहा है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। और इसी हिसाब से अब इसका एक्सपेंस भी इसका अप और डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो सितंबर महीने का जो Q2 का रिजल्ट आया है, उसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.10 के आसपास रहा है, जो कि जून में 6.15 के आसपास था। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 4.29 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसका एक फ्लैट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई ददे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल दिखाई दे रहा है वो लगभग 9.78% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि जून की तुलना में ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि सितंबर में ये 7.87 के आसपास था। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख रहे हैं, ये इस क्वार्टर में लगभग 8.14 के आसपास दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 5.36 के आसपास था। तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि क्वार्टर बेस पे भी इसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रहा है, और 5.81 से बढ़ के 8.14 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट फिलहाल 3.60 के आसपास था पिछले साल सितंबर 2022 में, जो कि बढ़ के लगभग 2 गुने के आसपास 6.21 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जून 2023 में ये 4.25 के आसपास था, ये फिलहाल बढ़ के 6.21 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ये ठीक ठाक रिजल्ट इसने पेश किया है। और इसके जो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इसका नेट प्रॉफिट कभी बढ़ता है कभी घटता है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी कभी स्टेबल होकर नहीं चलती है। और ये कोई भी स्मॉल जो कैप होते हैं जिसकी मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ के आसपास रहता है, उस कंपनी में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें इसके फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस की, तो इसका जो मार्च 2023 का फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल सेल्स रहा था 222 के आसपास रहा था, जो कि पिछले मार्च 2022 में 216 का, और मार्च 2021 में 245 का, और मार्च 2020 में 206 का रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि 2015 से लेके और 2022 तक इसमें लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, मार्च 2021 को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें, तो इसमें भी हालांकि वृद्धि तो दिखाई दे रही है, लेकिन सेल्स की तुलना में ये वृद्धि कम होती हुई नजर दिखाई दे रही है। और हम जो ट्रेलिंग 12th मंथ है उसकी बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि एक्सपेंस भी इसका फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। वहीं अगर हम बात कर लें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख रहे हैं कि 2015 से अप डाउन इसमें फ़िलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अप डाउन हो रहा है, ये और मात्र एक्सपेंस में जो वृद्धि हुई है उसके कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्च 2015 में जहां ये 18 करोड़ का था, वो फिलहाल बढ़ के मार्च 2023 में 20 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें ये 24 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम यहीं पर बात करें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 15 में जहाँ 11% के आसपास था, ये फिलहाल ट्रेलिंग 12th मंथ में 10%, और मार्च 2023 में 9% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां मार्च
2023 में ये 27 करोड़ के आसपास था, और जबकि ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें 30 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 2015 में ये 16 करोड़ के आसपास था। तो ये हिसाब से आप देखिए लगभग 1.5 गुने के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2015 में जहाँ 10 करोड़ के आसपास था वो फिलहाल बढ़ के 2 गुना यानी 20 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ट्रेलिंग 12th मंथ में ये 23 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट की इसकी बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में अगर ये कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो ये डेटा जो आप देख रहे हैं इसमें और भी सुधार की संभावना है। अब हम यहीं पे बात कर लें इसके रिजर्व की, तो यहाँ पे सितंबर 2023 का जो डेटा अपडेट हुआ है उसके अगर हम रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 176 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से आप देखते चले जाइए 2015 से लेके और 2023 तक, सितंबर 2023 तक इसमें लगातार इसके रिजर्व में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और ये 22 करोड़ से बढ़ के 176 करोड़ पे आ गया है। जो ये दिखा रहा है ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती जा रही है, और कोई भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती है तभी ही इसके रिजर्व में वृद्धि होती है। हालांकि इसके जो डेब्ट है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और 2015 में ये 6 करोड़ से बढ़ के फिलहाल 80 करोड़ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें उसकी तुलना में इसका जो रिजर्व है वो फिलहाल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका अगर हम रिजर्व और डेब्ट की बात करें तो रिजर्व लगभग रिजर्व इसके डेब्ट के 2 गुना से ज़्यादा है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट जो होता है कि इस पर अच्छा खासा डेब्ट दिखाई दे रहा है, वो फिलहाल एक इसका रिजर्व इसको ढक दे रहा है। और रिजर्व अगर ज़्यादा है तो ये मान के चलिए ये जो 80 करोड़ का जो इसके पास डेब्ट पड़ा हुआ है वो इसको पूरा करने में इसको समय नहीं लगेगा। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी, तो इसका जो प्रमोटर के पास जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है वो फिलहाल सितंबर 2023 में 51%, 50.57% के आसपास बना हुआ है, जबकि मार्च 2022 में इनके पास 46% के आसपास था, जो कि जून 2022 में बढ़ के 50.57% के आसपास हो गया। उसके बाद लगातार इसमें वही बना हुआ है, और जनरली ये माना जाता है कि किसी भी शेयर में अगर 50% से ज़्यादा का होल्डिंग अगर प्रमोटर की होती है तो वो तन मन धन से उस कंपनी को बढ़ाने में काम करते हैं, और यही कारण है कि फार्मूलेशन जो सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड शेयर है वो फिलहाल ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पब्लिक की होल्डिंग फिलहाल कम होती हुई दिखाई दे रही है। 2022 में जहां 54% के आसपास पब्लिक होल्डिंग थी वो फिलहाल जून में 49.43% के आसपास आ गया, और तब से इतना ही बना हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी अभी भी होल्डिंग बनी हुई है। और प्रमोटर का होल्डिंग होने का बस एक ही मतलब है कि ये कंपनी आने वाले भविष्य में और ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि प्रमोटर इस पे तन मन धन से काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है इसका फंडामेंटल तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लगभग ये मान के चलिए प्रत्येक स्तर पे तो नहीं, लेकिन ये आने वाले समय में अगर ग्रोथ दिखाएगी तो आने वाले समय में ये भी देख सकते हैं ये कंपनी बहुत ही एक तरीके से मल्टीबैगर भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है और जिस तरीके से अपना विस्तार करती जा रही है, आने वाले समय में ये मल्टीबैगर रिटर्न देने की भी क्षमता रखती है। और इसका फंडामेंटल भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, नहीं उतना बढ़िया और नहीं उतना ख़राब दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर इसके चार्ट पैटर्न की, तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखिए कि ये जो कंपनी जब 24 तारीख को इसमें ट्रेड हुआ था तो ये लगभग 2% की इसमें गिरावट देखी गई थी। और अगर यहीं पे अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न के आसपास, तो इसमें लगभग 22% की तेज़ी देखी गई है मात्र 5 दिनों में ही। और ये कब हुआ है, जब Q2 का रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद इसमें 22 से 23% की तेज़ी देखी गई है, और फिलहाल ये 12.40 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक महीने में इसने लगभग 50% के आसपास रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। और जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो ये 6 महीने में 92% यानी 6 महीने में ही अपने शेयर होल्डरों को ये पैसे को ये डबल कर चुका है। जबकि ईयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 43%। अगर हम एक साल की बात करें तो ये 59% के आसपास अपने शेयर होल्डर को रिटर्न निकाल के दिया है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है वो कैसे ग्रोथ करती जा रही है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये NSE पे फिलहाल 2022 में लिस्ट हुआ था 18 नवंबर को। उसके बाद फिलहाल इसमें 53% की तेज़ी देखी जा रही है। लगभग एक कह सकते हैं कि एक साल अभी
टोटल हो गए हैं। एक साल में ये 53% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दिया है। अभी हम जो बात कर रहे थे जिस चार्ट की, वो एनएससी का चार्ट था। अगर हम बीएससी के चार्ट की बात करें तो ये जो कंपनी थोड़ी पुरानी दिखाई देगी और ये फिलहाल इसमें भी 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। अगर हम इसका 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 22% का रिटर्न निकाल के दी है, जबकि एक महीने में ये लगभग 49% का। अगर हम 6 महीने की बात करें तो ये लगभग 92% का, जबकि ये टेलडेट की अगर हम बात करें तो 43% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, जबकि एक साल की अगर बात करें तो 60% का। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 1995 में 61 पैसे पे ये लिस्ट हुई थी और 1995 से ये कंपनी बीएसई पे लिस्टेड है। उसके बाद इसमें लगभग एक तरीके से कहा जाए तो 28 सालों में इस कंपनी ने लगभग 2000% का रिटर्न निकाल के दिया है, एवरेज 80 से 90% का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी 61 पैसे से बढ़ के फिलहाल 12 से 13 रुपये पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और इस कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न की विधिवत अगर हम जांच करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखते चले जाइए, इसमें अपसाइड आता है, उसके बाद गिरावट ज़रूर होता है, फिर अपसाइड आएगा, फिर इसमें गिरावट हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए फिर अपसाइड, फिर यहाँ पे गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे अपसाइड आया और गिरावट हुआ। तो ये का चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जब अपसाइड आता है तो इसमें गिरावट ज़रूर आती है। और ये भी बता रही है कि ये जो कंपनी है फिलहाल रिटर्न तो निकाल के दे रही है, लेकिन इसमें गिरावट जितनी तेज़ी से ये बढ़ती है उतनी तेज़ी से इसमें गिरावट भी दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसकी पूरी डिटेल जानकारी लें और साथ ही साथ इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसकी आप उतना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें जितना आप अपने जो कबाड़ बेचने के बाद, जो रद्दी बेचने के बाद आपको इन्वेस्ट पैसा मिलता है, क्योंकि इसे जो है एक तरीके से रद्दी स्टॉक ही कहा जाएगा, क्योंकि आप इसमें उतना ही पैसा लगाएं, अगर इसमें डूब भी जाए तो आपके हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर ना पड़े। क्योंकि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप है और इसका आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से गिरती है उतनी तेज़ी से इसमें वृद्धि भी होती है, और उतनी तेज़ी से ये वृद्धि दिखाती है उतनी तेज़ी से ये गिरावट भी दिखाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उस कमी को सुधारा जा सके और इस वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। जय हिंद दोस्तों।